बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए। आज की हम कक्षा 10वीं की NCERT क्लास 10th में देखेंगे संसाधन एवं विकास। संसाधन एवं विकास। अब ये संसाधन क्या होता है और विकास क्या होता है, दोनों पे बात करते हैं। संसाधन ये कई प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन यदि हम भूगोल की स्थिति में जब हम संसाधन की बात करते हैं तो इस प्रकार में हम प्राकृतिक संसाधन को हम देखते हैं। प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन। अब ये जो प्राकृतिक संसाधन मतलब कि ये जो हमारी भू संपदा है, इससे प्राप्त होने वाले संसाधन होते हैं। तो हम क्या करते हैं कि ये जो संसाधन होता है, इन संसाधनों का हम हमारे जो विकास के निर्माण में, विकास के कार्यों के निर्माण में इन संसाधनों का हम उपयोग करते हैं। जैसा कि ये क्लास 10th की NCERT में दिया गया है, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभव और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, एक संसाधन है। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वस्तुएं के रूपांतरण की प्रक्रिया प्राकृतिक प्रौद्योगिकी और संस्थानों में परस्पर अंतर संबंध में निहित है। मानव प्रौद्योगिकी द्वारा प्रकृति के साथ क्रिया करते हैं। क्या होता है मानव प्रौद्योगिकी? प्रौद्योगिकी का मतलब होता है बेटा टेक्नोलॉजी से। ये जो टेक्नोलॉजी होती है वो क्या करती है, ये जो प्रकृति द्वारा हमें जो संसाधन प्राप्त है, उन संसाधनों का हम विज्ञान के द्वारा अपने अनुसार नए नए प्रकार के संसाधनों में हम बदल सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक अच्छा उदाहरण देने की कोशिश करता हूं। इस उदाहरण में हम देखते हैं कि ये जो हमारा लिखा है प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी का मतलब होता है टेक्नोलॉजी। किससे संबंधित है? टेक्नोलॉजी से संबंधित है। मान लीजिए कि एक संसाधन है, मान लीजिए वायु। तो इस वायु को हमने क्या किया, हमारी टेक्नोलॉजी से पवन चक्की का निर्माण करके ऐसे पंखों को घुमाया। जैसे ही ये जो हवा इस पंखड़ियों से टकराई, इस पंखे ने घूमना स्टार्ट कर दिया और घूमने के कारण बिजली उत्पन्न हुई। बिजली क्या है? एक ऊर्जा संसाधन है। तो हमने क्या किया, प्रौद्योगिकी माध्यम से, मानव प्रौद्योगिकी द्वारा प्रकृति के साथ क्रिया करके, किससे? प्रकृति के साथ क्रिया की। हवा क्या है? वायु क्या है? प्राकृतिक साधन है। उससे क्रिया करके हमने हमारे आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए निर्माण कर लिया। जैसे ही क्या आप भी अन्य वस्तुओं क्या आप भी अन्य वस्तुओं क्या आप भी अन्य वस्तुओं अ, अन्य सॉरी क्या आप भी अन्य बहुत से लोगों की तरह संसाधनों को प्राकृतिक उपहार समझते हैं? तो जी हाँ, समझते हैं। ये जो संसाधन हमें मिला है, मिट्टी, जल, वायु, सनलाइट मतलब सूर्य का प्रकाश, ये सभी क्या है? एक प्राकृतिक संसाधन है। ये जो संसाधन हमें मिला है, एक भगवान की ओर से या प्रकृति की ओर से एक उपहार स्वरूप मिला है। संसाधन मानवीय क्रियाकलापों के परिणाम है। मानव स्वयं संसाधनों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों को संसाधनों में परिवर्तन करते हैं तथा तथा उन्हें प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? ये जो महत्वपूर्ण हिस्सा है, मानव भी एक प्रकार का स्वयं संसाधन है। वो क्या करता है, वे पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों को संसाधन में परिवर्तन करते हैं और उन्हें प्रयोग करते हैं। इन संसाधनों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जाता है। जैसे उत्पत्ति के आधार पर। अब देखो, उत्पत्ति के आधार पर इन संसाधनों का कैसे
उपयोग किया जाता है या वर्गीकृत किया जाता है, जैसे जैव संसाधन और एक अजैव संसाधन। अब जैव संसाधन में जैसे कि हमारी एनसीईआरटी बोल रही है बेटा, मानव भी क्या है, मानव भी एक प्रकार का संसाधन है। मानव क्या है, जैव है। जैसे और अच्छा एग्जाम्पल, जैव में पेड़ पौधे, पेड़ पौधे क्या है, पेड़ पौधे भी हैं, जैव है। ये भी क्या है, ये भी एक संसाधन है। मतलब कि इन सभी संसाधनों का जब हम उत्पत्ति के आधार पर देखते हैं तो ये दो प्रकार के दिखाई देते हैं हमें, जैव और अजैव। अजैव का मतलब होता है जो, जैसे पानी, हवा, जल, वायु, ये सभी किस में आ जाएगा, अजैव में आ जाएगा। ये सभी क्या है, संसाधन है। इन संसाधनों का उपयोग हम हमारे मानव जीवन के क्रियाकलापों या हमारे दैनिक जीवन में हम इस्तेमाल करते हैं और इन्हीं संसाधनों के माध्यम से हम हमारे जीवन में सकुशल जीवन यापन करते हैं। अगला आता है स्वामित्व। थोड़ी पेन को मोटा करता हूं मैं। स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, सामुदायिक और राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय। देखो, जब हम संसाधनों का विकास करते हैं तो यह संसाधन को पहला हम देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर, तो उत्पत्ति में आएगा जैव और अजैव। दूसरा हम देखते हैं साम्यता के आधार पर, तो एक आ जाएगा नवीकरणीय और अनवीकरणीय। दोनों शब्दों को समझते हैं। नवीकरणीय संसाधन मतलब कि ऐसी ऊर्जा का निर्माण जो कुछ नई तरीके से हम करते हैं, नवीकरणीय एनर्जी कहलाती है। जैसे सूर्य के प्रकाश के द्वारा हम सोलर पैनल के द्वारा हम क्या करते हैं, प्रकाशीय ऊर्जा को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलते हैं। जैसे कि सोलर पैनल लगाकर हम इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण करते हैं। ये क्या है, एक नवीकरणीय एनर्जी है। ठीक है साहब, ये जो नई नवीकरणीय एनर्जी है बेटा, ये जो हमारे वर्तमान में जितनी भी समस्या है जो आने वाले समय में, उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण कारगर होगी। क्योंकि आने वाले समय में जो इसमें अनवीकरणीय एनर्जी है, मतलब कि अनवीकरणीय ऊर्जा, उसमें हम लेते हैं कोयला, पेट्रोल। तो ये एनर्जी तो क्या है, ये एनर्जी तो समाप्त होने वाली है। क्योंकि ये जो कोयला हुआ, पेट्रोल हुआ, इनको बनाने के लिए हमें हजारों करोड़ों साल लगेगा, तब हम इनको बना पाएंगे। क्योंकि जब हम इसको पढ़ते हैं, जब हम जियोग्राफी को पढ़ते हैं, तो जियोग्राफी में बोला जाता है कि ये जो अनवीकरणीय ऊर्जा है, मतलब कि ऊर्जा में पेट्रोल हुआ और डीजल या इत्यादि प्रकार कोयले, इनको बनने में लाखों साल, अरबों साल लगे। क्योंकि हमारी पृथ्वी पे जितने भी जीव थे वो क्या हुआ, इसी पृथ्वी की परत में दबे हुए हैं। उन्हीं के दबने के कारण में ये जीवाश्म के रूप में आज भी मौजूद है, और उनको हम उन जीवाश्म को प्राप्त करते हैं और रिफाइंड या फिर कंपनियों में ले जाकर बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा पृथक किया जाता है और पेट्रोल डीजल में अलग किया जाता है। ये हमारी अनवीकरणीय एनर्जी होती है। तो हमें हमारे भारत में या पूरे विश्व में नवीकरणीय एनर्जी पर हमें काम करना है। अगला आता है इसमें स्वामित्व के आधार पर। अब व्यक्तिगत संसाधन भी हो सकता है, सामुदायिक संसाधन भी हो सकता है, राष्ट्रीय संसाधन भी हो सकता है और अंतरराष्ट्रीय संसाधन भी हो सकता है। चारों शब्दों को समझते हैं। पहले हम समझते हैं व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन जैसे कोई वस्तु है, उदाहरण के लिए ये मोबाइल फोन। मान लीजिए इस व्यक्ति का ये मोबाइल है, तो ये जो मोबाइल है इसको यही व्यक्ति यूज कर सकता है, तो हम बोल सकते हैं कि ये इसकी खुद की प्रॉपर्टी है, ये व्यक्तिगत संसाधन हुआ। ठीक है, अगला आता है हमारा सामुदायिक संसाधन। जब हम सामुदायिक संसाधन की बात करते हैं, तो ये जो सामुदायिक संसाधन होता है,
ये किसी समूह के लिए काम करता है। जैसे ये जो बहुत से लोग हैं, इन बहुत से लोगों के द्वारा, या मान लीजिए इन लोगों के द्वारा इन लोगों के लिए कुछ व्यवस्था की गई है। उदाहरण के लिए ये एक लाइब्रेरी है। क्या है? लाइब्रेरी है। इस लाइब्रेरी के अंदर ये व्यक्ति भी आकर पढ़ाई कर सकता है, यह भी कर सकता है, ये भी कर सकता है। मतलब कि यहाँ पर आके एक समूह अपना जो भी क्रियाकलाप है या उस संसाधन का उपयोग कर सकता है, इसीलिए इसे हम सामुदायिक संसाधन नाम देते हैं। जैसे एक अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं हम, ये स्कूल। स्कूल क्या है? स्कूल एक राष्ट्रीय संसाधन भी होगा क्योंकि राष्ट्र का है, दूसरा सामुदायिक संसाधन भी होगा। जैसे मंदिर क्या है? वहां पे लोग जाते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, एक सामुदायिक संसाधन है वो। दूसरा, जब हम बात करते हैं इन सभी के बाद अगला अगला आता है राष्ट्रीय संसाधन। अब ये जो राष्ट्रीय संसाधन होता है, इसमें किसी एक राष्ट्र का पूर्ण रूप से अधिकार होता है, जिसमें उस राष्ट्र के लोगों का बराबर अधिकार होता है। जैसे ये जो हमारा भारत है, ये जो हमारा भारत है, इस भारत में रहने वाले सभी लोग, मान लीजिए ये जो नर्मदा नदी बह रही है, इस नर्मदा नदी के जल का उपयोग सारे लोग कर सकते हैं, तो इसे हम बोलते हैं कि ये राष्ट्रीय संसाधन हुआ। और उदाहरण समझाता हूं मैं अच्छे से। मान लीजिए ये जो हमारा भारत है, भारत में ये जो गंगा नदी या यमुना जो नदी बह रही है, क्या इसी पे कोई किसी एक राज्य का अधिकार है क्या? उत्तर प्रदेश का, या फिर कोई एक हिमाचल प्रदेश का ही है क्या, या फिर कोई एक ही राज्य का अधिकार है क्या? नहीं है। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो संसाधन हुआ राष्ट्रीय संसाधन है। अब ये मतलब कि भारत के सभी लोगों के लिए बराबर रूप से अधिकार होता है राष्ट्रीय संसाधन पर। अगला आता है अंतरराष्ट्रीय संसाधन। अंतरराष्ट्रीय संसाधन, अंतरराष्ट्रीय संसाधन का मतलब होता है कि इस दुनिया के अंदर जितने भी देश है, वो सभी देश इन संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं, वो अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। जैसे यहाँ पे अंटार्कटिका नामक महाद्वीप है, इस महाद्वीप के ऊपर विश्व के सारे देश के लोग क्या कर सकते हैं? अपना जो भी साइंस या परीक्षण होता है, उनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं या रिसर्च के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस प्रकार के संसाधन को अंतरराष्ट्रीय संसाधन नाम देते हैं या अंतरराष्ट्रीय संसाधन होता है। अगली जो हमारी हेडिंग आती है इसमें, वो आता है विकास के स्तर पर। विकास के स्तर पर संसाधन, विकास के स्तर के आधार पर एक होता है संभवी, विकसित, भंडार और संचित कोष। संभावी, संभावी का मतलब मान लीजिए कि कोई संसाधन है, जैसे मान लीजिए ये हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन एक बहुत ज्वलनशील पदार्थ है, ज्वलनशील पदार्थ है। तो ये जो हाइड्रोजन है, मान लीजिए एक संभावना व्यक्त करते हैं कि क्या इस आने वाले समय में इस हाइड्रोजन के द्वारा हम कारों को चला सकते हैं या हमारे वाहनों को चला सकते हैं, ऊर्जा के रूप में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो संभवी कि जिसमें संभावना व्यक्त की जाती है, वो संभवी संसाधन कहलाता है। ये क्या हमारे भारत के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान निभा सकता है, क्योंकि आने वाले समय में पेट्रोल और डीजल तो लगभग खत्म ही होने वाला है। तो ये एक संभावनी या एक संभावना हो सकती है हमारे भारत को नई दिशा देने के लिए या विकास के लिए। दूसरा, एक विकसित। अगला आता है विकसित। विकसित संसाधन क्या होता है? विकसित संसाधन जैसे मान लीजिए आज हमने विकसित कर लिया है कि ये जो सोलर पैनल है, इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं? एनर्जी को बना सकते हैं। तो ये हमारी टेक्नोलॉजी क्या है? विकसित है। तो ये जो विकसित है, मतलब कि हम इस पे काम
और भी करें तो बेहतर है, यदि नहीं भी करें तो ये हमको एनर्जी या संसाधन के रूप में महत्वपूर्ण हो सकती है। दूसरा उदाहरण, जैसे विकसित, हमने जाना है कि यदि बरसात के पानी को किसी डैम में रोका जाए और उसमें टरबाइन लगाया जाए और पानी पानी को उस टरबाइन के ऊपर गिराया जाए तो ये टरबाइन घूमेगा तो क्या इलेक्ट्रिसिटी बनेगी, क्या बनेगी, इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। तो हमें इससे क्या मिलेगा, एनर्जी मिल जाएगी, मतलब कि बिजली निर्माण हो गया। तो जब इस प्रकार के हम संसाधनों की बात करते हैं तो ये कहीं ना कहीं विकसित प्रकार के संसाधन है। अगला आता है भंडारण। भंडारण का सीधा सा कहने का मतलब होता है जिसको हम स्टोर करके रख रहे हैं वो भंडारण कहलाता है। संचित, संचित कोष होता है। इस प्रकार के ये हमारे जब हम संसाधनों की बात करते हैं तो ये जो संसाधन होते हैं मुख्य रूप से दो भागों के दो पार्ट्स में हम पढ़ते हैं संसाधनों का। एक होता है संसाधन में प्राकृतिक और एक होता है मानवीय। जब हम प्राकृतिक संसाधनों की बात करते हैं तो नवीकरणीय ऊर्जा और एक अनवीकरणीय, मतलब नवीकरणीय की जब हम बात करेंगे तो इसमें सतत की बात करेंगे। सतत का मतलब होता है कभी ना खत्म होने वाला। क्या होता है, कभी ना खत्म होने वाला, कभी ना खत्म होने वाला। जैसे अच्छा एग्जाम्पल पवन और जल। मुझे बताइए, क्या ये जो सोलर पैनल लगाया था, इस सोलर पैनल के ऊपर ये जो वायु आया, वायु ने इस सोलर पर नहीं, पवन चक्की को लगाया। जब जी पवन चक्की से वायु टकराई और वायु टकराने के कारण पवन चक्की घूमी तो उसके बाद में हमने क्या, बिजली प्राप्त कर ली। तो मुझे बताइए, क्या ये जो पवन चक्की की पंखुड़ियों से हवा टकराई है या वायु टकराई है वो क्या नष्ट हो जाएगी क्या, या खत्म हो जाएगी क्या, हम उसका बाद में इस्तेमाल नहीं कर सकते? ऐसा कुछ नहीं है। तो ये जो हवा है ये कभी भी खत्म नहीं होगी, ये वायु कभी भी खत्म नहीं होगी। इसीलिए हम बोलते हैं कि ऐसे को हम सतत बोलते हैं, मतलब कि सतत का मतलब होता है निरंतर चलने वाला, निरंतर चलने वाला सतत कहलाता है। बात करते हैं हम जल की। जल का मतलब जब हम बरसात के पानी को एक बड़े से डैम में स्टोर करते हैं और उसके माध्यम से हम टरबाइन को घुमाते हैं तो क्या उस पानी को जब टरबाइन पे डाला है तो उसके बाद में हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। इसे हम खेतों में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ, ये नवीकरणीय ऊर्जा है। क्या कहेंगे हम, इसे नवीकरणीय एनर्जी कहेंगे, जो सतत चलने वाली होती है और यही बहुत महत्वपूर्ण है। अगला आता है इसमें जैव। अब नवीकरणीय में जैव भी होता है, प्राकृतिक वन या वनस्पति। इससे भी क्या है, हम प्रकृति से वनों की लकड़ियों को प्राप्त करते हैं और वापस से यदि हम पेड़ों को लगाते हैं तो हमारा वन भी बना रहेगा। इसे हम नाम देते हैं नवीकरणीय एनर्जी में, जो किस प्रकार की है, जैव प्रकार की है। अब कुछ जीव भी है, ये भी एक प्रकार का संसाधन होता है, प्राकृतिक संसाधन है नवीकरणीय। बहुत से नए जीव जन्म लेते हैं, जैसे हम प्रजनन बोलते हैं। प्रजनन के प्रजनन विधि से, तो मतलब नए जीव आएंगे, वो एक प्रकार का संसाधन होगा, उनको हम इस्तेमाल करेंगे हमारे दैनिक जीवन में। एक प्रकार का नवीकरणीय हुआ ये भी, नवीन संसाधन। अब अनवीकरणीय ऊर्जा में हम लेते हैं पुनर्चक्रीय, जैसे धातु। मान लीजिए ये कोई लोह का लोह की कोई वस्तु है। उदाहरण के लिए ये कोई लोह की वस्तु है, ये इसको अभी हम किसी और काम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ये वस्तु पुरानी हो गई या खराब हो गई तो हम इसे बेच देते हैं। क्या इस लोह की वस्तु को या इस धातु को पुनः नया रूप हम दे सकते, नहीं दे सकते? बिल्कुल दे सकते हैं। मतलब कि इससे हम एक नई प्रकार की क्या बना सकते हैं, एक
वस्तु का निर्माण कर सकते हैं जो हमारा किसी प्रकार से संसाधन का काम कर सकती है। जैसे ही इसमें हम अनवीकरणीय, मतलब ये है तो पुराना, लेकिन इनका हम क्या कर रहे हैं, पुनः चक्रीय कर रहे हैं, मतलब कि एक रूप से हम इन्हें दूसरे रूप में भी बदल सकते हैं। लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है इसमें चक्रीय, सॉरी अचक्रीय। अचक्रीय का मतलब ये होता है जिसका हमने एक बार इस्तेमाल कर लिया उसे हम पुनः इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसी को हम बोलते हैं अचक्रीय। जैसे जीवाश्म ईंधन, क्या, जीवाश्म ईंधन, पेट्रोल, डीजल, कोयला, ये क्या है, कोयला, ये क्या है, जीवाश्म ईंधन है। इन जीवाश्म ईंधन का हम जब एक बार उपयोग कर लेते हैं तो इनको हम पुनः से इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ये जो जीवाश्म ईंधन होता है बेटा, जीवाश्म ईंधन को हम क्या है, जैसे ये जो बाइक है, बाइक की टंकी में हमने पेट्रोल को डाला, बाइक चली, हमने एक एनर्जी प्राप्त कर ली, मतलब उस संसाधन का इस्तेमाल कर लिया। क्या मुझे बताइए, उस पेट्रोल के द्वारा जो बाइक चली, उससे जो धुआं निकला, उस धुआं से हम पुनः से पेट्रोल प्राप्त कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं कर सकते। मतलब कि जिसका चक्र ना पूरा हो, मतलब जिसको हम पुनः इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, वह अचक्रीय होता है। इसका अच्छा एग्जाम्पल आता है जीवाश्म ईंधन। अब जब हम संसाधनों की बात करते हैं तो एक मानवीय संसाधन आता है, इसमें संरचनाएं और संस्थाएं आती है। दूसरा आता है मात्रा एवं गुणवत्ता। इस प्रकार के ये संसाधन होते हैं। जैसे मात्रा एवं गुणवत्ता की हम बात करते हैं तो जैसे टीचर, जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो एक अच्छी क्वालिटी में पढ़ा रहा हूँ, और गुणवत्ता से पढ़ा रहा हूँ तो मानव पढ़ा रहा है, तो मानवीय संसाधन हुआ। संरचना, जैसे सड़क का निर्माण, क्या हुआ, सड़क का निर्माण हुआ, ये भी क्या, मानव द्वारा निर्मित है, तो मानवीय संसाधन हुआ। संस्थाएं, मान लीजिए ये कोई कॉलेज या स्कूल है, इसमें बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये एक संस्था है, ये भी एक प्रकार का संसाधन है। ये किसके द्वारा निर्माण किया गया, मानवों के द्वारा निर्माण किया, तो मानवीय संसाधन नाम दे दिया। अगला आता है संसाधनों के प्रकार। ये सारा अभी हमने डिस्कस कर लिया, संसाधनों के प्रकार क्या होते हैं, संसाधनों के प्रकार, जिसमें जैव संसाधन हुआ जो जीवों से हमें प्राप्त होता है, जैसे एक मनुष्य भी खुद संसाधन है, वनस्पति, प्राणी जात, मत्स्य, जैसे कि मत्स्य जीव, मछलियों को भी हम एक संसाधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जैसे मेडिसिन या भोजन के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं। तो एक भोजन के रूप में हमारा एक संसाधन हुआ पशुधन, विभिन्न प्रकार के पशु जैसे गाय, ये भी क्या है, एक प्रकार का संसाधन, इससे हमें प्राप्त करते हैं दूध, दूध प्राप्त करते हैं, ये भी क्या हुआ, एक प्रकार का संसाधन हुआ। अगला इसमें हम लेते हैं, अगला आता है हमारा अजैव संसाधन। अजैव संसाधन में वे सारे संसाधन जो जीवित वस्तुओं से बने हैं, सॉरी निर्जीव वस्तुओं से, किससे बने हैं, निर्जीव वस्तुओं से बने हैं, अजैव संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण चट्टान या धातु, ये सारी क्या है, निर्जीव वस्तु है। इनसे बने जो सारे संसाधन होते हैं वो अजैव संसाधन कहलाते हैं। अगला आ जाएगा सामीप्यता के आधार पर, इसमें आएगा नवीकरणीय योगदान, योग संसाधन, वे संसाधन जिन्हें भौगोलिक, रासायनिक या यांत्रिक क्रियाओं द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, उन्हें नवीकरणीय योग अथवा पुनः प्राप्ति संसाधन, जैसे उदाहरण में सौर प्रकाश, पवन ऊर्जा, जल, वन, वन्य जीव, इन संसाधनों को हम सतत या प्रवाह संसाधन में विभाजित किया जा सकता है। ये सारा अभी हमने डिस्कस किया। अगला इसमें आएगा अनवीकरणीय योग संसाधन। इन संसाधनों का विकास एक लंबे भू वैज्ञानिक अंतराल से होता है, जैसे खनिज, जीवाश्म ईंधन। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाया कि जीवाश्म ईंधन, जैसे पेट्रोल और कोयले को बनने में हजारों करोड़ वर्ष लगते हैं, तो ऐसे संसाधन को हम अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। मतलब कि ये एक बार इस पृथ्वी से खत्म हो गए तो इनको हम पुनः से निर्माण नहीं कर सकते, मतलब कि डबल से नहीं बना सकते। इस प्रकार के संसाधनों को के उदाहरण, इनके बनने में लाखों वर्ष लगते हैं। इनमें से कुछ संसाधन जैसे धातु पुनः चक्रीय संसाधन होता है, जैसे कि कोई लोहा का
ये कोई वस्तु है, इसको हम पुनः किसी दूसरी वस्तु में बदल सकते हैं, मतलब कि पुनः से इसका निर्माण किया जा सकता है, इसीलिए हम चक्रीय बोलते हैं। और कुछ संसाधन, जैव संसाधन जैसे ईंधन जो अचक्रीय होते हैं, वह एक बार के प्रयोग से ही खत्म हो जाते हैं। जैसे कोयला, कोयला जलने के बाद में क्या होगा,